डॉक्टर रजत श्रीवास्तव को ये पूरा जो आइडिया, ये पूरी जो जर्नी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं 16 साल की उम्र में पहला स्टार्टअप बना। पैशन और बड़ा सोच बहुत मैटर। सो विज़न के अंदर मैं जो शब्द है वो ख़त्म करना पड़ेगा। अभी ईरान इजराइल वॉर हुआ और ईरान इजराइल वॉर में एक चीज़ हमने देखी। वी हैव टू फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग पीस एज सून एज पॉसिबल। बहुत बढ़िया बात किसी ने कहा है, आप जब यंग एज में हो, 4 साल 5 साल के हो, आप जितने बच्चे देने हैं दो, एंड आई विल डिसाइड एंड आई विल राइट ऑन द पेपर कि आगे 20 साल के बाद क्या बनना है। फाउंडर बास के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड और लीडरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर रजत श्रीवास्तव साहब, वो WLC वर्ल्ड लीडर कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड लीडर कंसोर्टियम एक ग्लोबल फोरम है जहाँ पे लीडर्स आ रहे हैं एक साथ और डिप्लोमेसी के लिए, आपको एजुकेशन के लिए, पोजीशनिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। 70 कंट्रीज से ज़्यादा इन लोगों के एक्टिव मेंबर्स हैं। 20 कंट्रीज़ में इन लोगों का ऑफिस है और एक ग्लोबल पोडियम ये दे रहे हैं लीडर्स को ताकि पूरा जो वर्ल्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे आप लोगों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर रजत श्रीवास्तव को ये पूरा जो आइडिया, ये पूरी जो जर्नी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। जी सर। और बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके पूरी टीम को। आपने जो सवाल किया है डॉक्टर रजत श्रीवास्तव के लिए सवाल किया या WLC के लिए सवाल किया? मैंने डॉक्टर रजत श्रीवास्तव के लिए सवाल किया क्योंकि आप हैं जो लोगों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बारे में सोचना इतनी बड़ी बात है। और एक इंसान वो कदम कैसे शुरू करा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हर एक वो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सबसे बड़े जो टीचर होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, जी। आपकी जो सोसाइटी में जो आप जहाँ पे रह रहे हो, वो बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में। कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हो, कैसे लोगों को सुन रहे हो, क्या सर्कल्स हैं आपके। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, आप किस चीज़ को फॉलो करते हो और किस चीज़ को आप सुनते हो और देखते हो। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया बात किसी ने कहा है कि आप जब यंग एज में हो, 4 साल 5 साल के हो, ऐसे मुझे आप जितने बच्चे देने हैं दो, एंड आई विल डिसाइड एंड आई विल राइट ऑन द पेपर कि आगे 20 साल के बाद क्या बनने वाला है। ओके। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अच्छी पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरे लिए मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मुझे लगता है कि जो मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, ईच एंड एवरीबॉडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये मैं व्यक्तिगत जीवन में भी आप मुझे जान रहे हैं, तो इसको मैं अमल में मतलब रखा हुआ हूँ, ये मेरे लिए अमल में है। अच्छा। और दूसरा, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा यही मानना है कि आप मेहनत करते जाओ और सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी दृष्टि बड़ी होनी चाहिए, विज़न बड़ा होना चाहिए। और उस विज़न के अंदर मैं जो शब्द है वो ख़त्म करना पड़ेगा आपको कि मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे अपने परिवार के लिए ये करना है। आपकी लायबिलिटी, आपकी परेशानी, आपकी सिचुएशन, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके। आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। अब इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हर स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आप जहाँ देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में इतने अच्छे अच्छे इनोवेशंस हो रहे हैं, आइडियाज़ निकल करके आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको अगर बाहर निकलना है वहाँ से, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनके अंदर करेज जो है वो घर से आता है। जी। और करेज जो है, जिस
शब्द का हम जिक्र कर रहे हैं, ये दिस इज समथिंग विच कैन टेक यू एनी वेयर इन द वर्ल्ड, ओके। करेज। और मेरा जो, जैसा आपने बताया, मेरा जो अब तक का इंटरेक्शन रहा है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्टार्टअप फाउंडर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मेरा जितना भी इंटरेक्शन रहा है अब तक, एंड एज ए इंटरनेशनल फिगर, एक जो बहुत ही छोटे स्केल पे, बहुत ही मिनिमल पूंजी पे जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको भी मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ और मैंने देखा है। और एक जो टॉप नोच व्यक्ति है जो सिस्टम का, देश का, उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला और साथ में काम कर रहा हूँ मैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट है या पॉलिसी मेकर है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपकी बिलीफ, आपकी इच्छा शक्ति और करेज। ग्रेट। तो सर जैसे WLC शुरू होने से पहले आपकी एक सफ़र थी जहाँ पे आपने मीडिया में काम किया, आपने स्टार्टअप किया, आपने एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम किया। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को उस सफ़र से ले जाइए, कैसी थी वो सफ़र, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस आए थे उस सफ़र में? मैं 16 साल की उम्र में पहला स्टार्टअप बनाया अच्छा। था। और मैं फिर से आ रहा हूँ कि पैसन और बड़ा सोच बहुत मैटर करता है। चाहे आपके, मैं घर में बहुत सबका सम्मान करता हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, हम्म, मुझे बहुत डांट पड़ा करती थी, कुछ होगा नहीं, कुछ होता नहीं है, ये सब चीज़ें। जी। उन्हें बस गवर्नमेंट जॉब पता थी, हाँ। उन्हें बस डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना पता था, IAS IPS पता था। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मैं बात करूं तो अभी भी अराउंड 60% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में रहती है। जी सर। अर्बन सिटीज़ की मैं देख रहा हूँ, अर्बन, यू नो, जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को लोग प्रमोट कर रहे हैं, आइडियाज़ को लोग प्रमोट कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको उनमें से कितने आइडियाज़ निकल कर के बन पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपने हमारे बारे में बात करी है, मैंने भी जैसे बाकी सारे कर रहे, मैंने भी ऐसे ही किया था। तो क्या था स्टार्टअप, आपका पहला स्टार्टअप? मेरा पहला स्टार्टअप था, मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं, क्योंकि माइक से, कैमरे से बहुत लगाव रहा है, मंच से बहुत लगाव रहा है शुरू में। अच्छा। तो आई वॉज इन रांची, झारखंड दैट टाइम। एक हमने ऐसे ही दोस्त हमारे साथ बैठे हुए थे। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट लीडर्स के संपर्क में आया। अच्छा। उस समय के एक बड़े लीडर थे हमारे, रांची से। ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट टाइम ही वॉज द सेंट्रल मिनिस्टर, मिस्टर सुबोध कांत सहाय। ही वॉज द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो उनके साथ मिलना हुआ। आज भी बहुत अच्छे संबंध है हमारे, मेरा आज भी बहुत बढ़िया। हमेशा मैं उनसे सुझाव लेते रहता हूँ और हमेशा मिलना होता है मेरा उनसे। तो वो एक मेंटर फिगर मेरे लिए वहाँ से बने। ओके। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि अब पॉलिटिक्स में आओ, अच्छा। क्योंकि मैं जो जो करते चला गया, जहाँ जहाँ मेरे डायरेक्शन जाते गए, तो वहाँ से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैंने कहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, कुछ भी करना है तो अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी। आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है तो फिर लीडर्स तो यहाँ पे हर दिन आपको हजारों है। कुर्ता पहन के, कपड़ा डाल के निकल रहे हैं, बहुत सारे जी। बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है उसमें, चूंकि उसमें सक्सेस रेट नहीं है, जी। सक्सेस रेट नहीं है उसमें। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इसका नाम दिया हमने YUC, YUC। ओके। यूथ यूनाइटेड फॉर चेंज। ओके। ग्रेट। एंड उसके बाद पता नहीं था करना क्या है, हमें बस बना लिया। एक दोस्त था हमारा, उसने कहा कि भाई इसको हम लोग ना अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। इसमें अवेयरनेस अच्छा। कैंपेन, सब्जेक्ट क्या था पता नहीं था, इसके सब्जेक्ट क्या बनाना है भाई। उसमें हमने सब्जेक्ट चुना ईव टीजिंग। अच्छा। आज देश में वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। मैं वुमेन लेड डेवलपमेंट पे 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। और माशाल्लाह। YUC जो हमने बनाया था, यूथ यूनाइटेड फॉर चेंज, बाद में उसको हमने YUCI कर दिया, यूथ यूनाइटेड फॉर चेंज इंडिया। मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स में मैं ट्रैवल किया हूँ और
काफ़ी सारे स्कूल्स में जाया करते थे हम लोग, एक लेटर हेड बना करके, लेटर पे कंटेंट लिख करके अच्छा। कि भाई बताया करते थे कि भाई वी केम हियर फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, सो वी नीड अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विथ योर स्कूल स्टूडेंट, योर कॉलेज स्टूडेंट। स्कूल वाले बुलाने लगे हमें, हम जाते थे, उससे कोई रेवेन्यू नहीं आता था, उससे कोई पैसा, उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता था, ऐसा क्या होता पता भी नहीं था। फाइनेंशियली इतना स्टेबल थे घर से कि कभी उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं किया तभी। तो यहाँ से शुरुआत हुआ, जो पहला स्टार्टअप हमने बनाया। बाद में हमने वायु सीआई को 2017-18 में मैंने एटेक कंपनी बना लिया। ओके। यही यही वायु सीआई जिसको मैंने 2013 में शुरू किया था, 13 में शुरू किया था मैंने उसको, बाद में मैंने 17-18 में एटेक कंपनी बनाया। ओके। और तब चूँकि मैं बीटेक मेरी लास्ट चल रही थी, लास्ट में था मैं बीटेक के, तो मुझे वहाँ से ये आया कि अब रेवेन्यू मॉडल क्या है। अब रेवेन्यू, ये मैं बहुत आपको मतलब फैक्ट बता रहा हूँ, और आने वाले समय में ये मुझे लगता है कि ये इसकी जो कॉपीराइट है आपके पास रहेगी। इंशाल्लाह जरूर। और दूसरा, जब एटेक कंपनी बनाया तो मैंने कहा मनी मॉडल क्या होगा, कुछ तो प्रोडक्ट लाओ। तो मेरा एजुकेशन इंडस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा, क्योंकि शुरू से स्कूल में जाना होता था, वो जो अवेयरनेस कैंपेन को लेकर के बच्चों से मिलना, तो वो एक मुझे लगता है ना कहीं होना भी चाहिए, हर व्यक्ति में एक नशा होता है, वो नशा होता है भीड़ का, मंच का, लोगों का। सब आपके ही उम्र के लोग हैं, वो आपके ही साथ के हैं, आपके ही एज ग्रुप के लोग हैं, जो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो फिर वहाँ से बिजनेस मॉडल बना, एजुकेशन इंडस्ट्री डिसाइडेड था कि जाना है, एटेक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगी वायु से नाम ऑलरेडी, चूँकि हमने मार्केट में काम किया हुआ था, लोगों के बीच में काम किया था, तो एक बेस बन गया था, लोग जान रहे थे इस नाम से हमें। तो मैंने कहा कि भाई इसको बनाते हैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया में कभी नहीं हुआ है। तो हमने उसका उस 17-18 में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू करूँगा फिर से, वायु से को अगर जिक्र हुआ है हमारा इस पर, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा फिर से। मैंने 150 से ज़्यादा अलग अलग फील्ड के लीडर्स, इसमें स्टार्टअप फाउंडर्स थे, टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स, जर्नलिस्ट थे, इसमें आपके आर्टिस्ट थे, सिंगर्स थे, कुछ पब्लिक स्पीकर्स थे, कुछ और भी फील्ड के लोग थे, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आईएएस आईपीएस थे, पॉलिटिशियंस थे कुछ। हमने उसका कॉन्सेप्ट क्या दिया, चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड गेट मेंटर्ड बाय द टॉप लीडर ऑफ दैट फील्ड। ओके। तो वायु सीआई ने कम से कम 150 से ज़्यादा जो लीडर्स हैं देश भर के, सारे फील्ड के, ब्यूरोक्रेट, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर्स, जो टॉप नोज थे उस समय में, आर्टिस्ट थे, सिंगर्स थे, पब्लिक स्पीकर थे, सबको इकट्ठा प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। अलग अलग कोर्सेज बनाए हमने पब्लिक स्पीकिंग में, लर्न पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम जो बहुत बड़ा चेहरा, उसको ऑनबोर्ड कर लिया हमने तो वायु सीआई के अंदर में। हमने आईएएस आईपीएस को लाया, हमने कहा कि लर्न यूपीएससी डायरेक्टली फ्रॉम आईएएस XYZ, अच्छा। IAS IPS, ये तो हमने पूरा एक फॉर्मेट बनाया। हमने पॉलिटिकल कोर्सेज भी बनाए थे हमने उस समय, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हमारे, उनमें बहुत एजुकेटेड थे वो, तो हमने पूरा कोर्स बनाया था। और फिर वहाँ से फिर निकलना हुआ, फिर एक्सीडेंटली जर्नलिस्ट बन गया मैं, ओके। क्योंकि वायु सीआई को प्रमोट करना था हमें। तो मैंने कहा कि कोई मीडिया प्लेटफॉर्म हो जिससे वायु सीआई प्रमोट करेंगे, तो वहाँ से मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, और मीडिया प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग लगे सबमिट्स करने सारे स्कूल्स के। मैंने शुरुआती दौर में बहुत सारे एजुकेशन सबमिट्स किए हैं, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के चेयरमैन, वाइस चांसलर, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आया करते थे वहाँ पे। चेंजेस टू बी ब्रॉट इन एजुकेशन सेक्टर, अभी एनईपी बात चल रही है, एनईपी बात चल रही है इंडिया में, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे हम लोग डिस्कशन किया करते थे। वायु सीआई को प्रमोट करने की बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, बहरहाल उसको हम सक्सेसफुल बना नहीं पाए तभी। अच्छा। और दूसरी प्लेटफॉर्म जो मीडिया प्लेटफॉर्म हमने बनाया था, वो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ गया, अब लगे उस पर काम करने, मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करने लगे हम, वहाँ से रेवेन्यू लगाने, वहाँ से लोग लगे जुड़ने हमसे,
और हमारे प्लेटफॉर्म को, और मुझे वहाँ से रिकग्निशन मिली ओके। पूरे पैन इंडिया। और उसको मैं फिर लगातार 2025 तक कंटिन्यूअसली मैं 6-7 साल कंटिन्यूअसली करते रह गया। और मुझे लगता है 6-7 साल हर, मैं देखूं अगर मैं अपना 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, अभी 26, हर साल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो सीढ़ी रही है लाइफ की, ग्राफ रहा है, मुझे आगे की तरफ लेकर के गया है। माशाल्लाह। और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो उस समय का तजुर्बा था, जो उस समय के जो एक्सपर्टीज थे, अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मेरे लिए अभी के समय में वो हथियार है और ताकत है मेरे लिए। क्योंकि वो ही पूरा स्टेज है जो आपको आज जो है आप वो बनाया। हर एक जो लेसन्स आपने सीखे हैं वो सारे लेसन्स अब काम आ रहे हैं। तो सर जैसे अगर हम लोग WLC की बात करें, ग्लोबल फोरम है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो WLC आज के टाइम पे सॉल्व क्या कर रहा है लोगों का, मतलब क्या विजन है उसका और क्या सोल्यूशन है उसका? WLC की मैं बात करूँ तो WLC का हमने कॉन्सेप्ट जो दिया है, एक ग्लोबल फोरम है। और जब फोरम का जिक्र होता है जी। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला चीज़ आता है कि इट्स ए प्लेटफॉर्म वेयर लीडर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स आर द पार्ट ऑफ दिस फोरम कंसोर्टियम। ट्रू। सबसे पहला सवाल ये आता है, सबसे पहला जो मन में जवाब आता है। तो जो WLC का हमने कॉन्सेप्ट दिया है, हम लोग वी आर वर्किंग इन सेवरल सेक्टर्स राइट नाउ। वी हैव 14 काउंसिल्स और हर काउंसिल्स अपने आप में बहुत स्पेशलाइज्ड है। हम एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन द सेक्टर ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे काउंसिल्स हैं वो क्लाइमेट पे है और इन्वायरमेंट पे है। हमारी जो काउंसिल्स हैं वो ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड पीस बिल्डिंग पे है, ओके। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के समय में तो और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी। एंड हमारी काउंसिल्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जिसका आपने जिक्र किया। हमारी काउंसिल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। हमारी काउंसिल्स है जो ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस पे है। जी। अब जब आप वर्ल्ड लीडर कंसोर्टियम की बात करें तो आप पे जिम्मेवारी बड़ी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बड़ी बन जाती है। और मुझे लगता है कि आपके साथ काफ़ी सारे देश जुड़ जाते हैं, काफ़ी सारे कल्चर्स जुड़ जाते हैं आपके साथ में। आपके साथ काफ़ी सारे एक सभ्यता, क्योंकि हर देश की अपनी सभ्यता है जी। और उनका अपना इतिहास रहा है। जी। हर एक देश की अपनी हिस्ट्री है, जैसे इंडिया की हिस्ट्री है वैसे हर देश की अपनी हिस्ट्री है। उनका एक पूरा लेगेसी रहा है, इतिहास रहा है, उनका एक अपना कल्चर रहा है और उनकी अपनी एक अचीवमेंट्स रही है। अब जब वर्ल्ड वाइड आप अलग अलग देशों को देखते हो, अलग अलग कंटिनेंट्स में, यूरोप की बात करोगे आप और अफ्रीका की बात करोगे आप, कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं पे टूरिज्म ज़्यादा है, कहीं पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो कहीं पे इन्वेंशन ज़्यादा है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो अभी अनडेवलप्ड है, जी। बट वो कल्चर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग। ट्रू। और वो दर्शाता है वहाँ के लोगों की जो एक परंपरा रही होगी, वहाँ के लोगों की जो मोड ऑफ लिविंग रहा होगा, कितना वो शानदार रहा होगा। जी। तो अनडेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन, जब हम इस कड़ी में बात करते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। एंड इंडिया जो हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया के अंदर, तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है कि आप बात कर रहे हो किसी भी विज़न पे, या कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है, किसी भी विज़न पे बात कर रहे हो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। जी। मैं तो चूँकि 6 देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे अस्थायी सदस्य हैं। एंड 73 देशों में हमारी अभी चैप्टर्स एक्टिव है। और जैसा मैंने बताया कि हर देश के अपने
समस्याएं हैं हम्म, और उनकी अपनी मेरिट भी है, जी। उनके अपने अचीवमेंट्स हैं और उनका अपना लेगेसी है। हम्म, मैं तो किस देश में क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन सा लीडर हमारा किस देश में क्या कर रहा है, मैं एक एक को बड़ा अच्छे से जानता हूँ और मैं सबकी खबर रखता हूँ। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी इनिशिएटिव्स पे आप बात कर रहे हो हम्म, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर एनजीओ ही ले लो आप, उनको स्ट्रेंथन करके और जो लोकल इशूज है अर्बन लेवल पे, रूरल लेवल पे, पंचायत लेवल पे, क्योंकि पंचायत लेवल पे ही असली भारत है, जी। आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हम्म, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस वोट बैंक के लिए नहीं करना है, बस वोट बैंक के लिए या ये अपनी लीडरशिप को बनाने के लिए नहीं करना है हम्म, हमें जेन्युइनली एक इम्पैक्ट छोड़ के ग्राउंड पे जाना है। और चाहे जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, अलग मिनिस्ट्रीज के, मैं खुद अभी कंप्लीटली डिवोटेड हूँ एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर में। और मैंने काफ़ी अभी समय भी दे दिया कंसोर्टियम के अलावा, चूँकि सारी लीडरशिप नर्चर करने में काफ़ी समय लगा और इतने सारे एक्टिविटीज़ हर कंट्रीज़ के अंदर, उसको मुझे लगता है कि लग करके करवाना ही पड़ता है। जी। एक एक पेपर समझना पड़ता है आपको, एक एक मॉडल समझना पड़ता है आपको, जी। एक एक लोगों से बात करना होता है, समझना पड़ता है। तो इंडिया के अंदर जो काम करने का अवसर मिला है, मुझे लगता है कि बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो इंडिया के तरफ देख रही है, इंडिया की तरफ निवेश करने के लिए तत्पर है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो राज्य सरकार है उसको डायरेक्शन देने का काम है केंद्र सरकार पर। और केंद्र सरकार, आपने बात करी है, आपने जिक्र किया जियो पॉलिटिक्स का, अभी आपने क्वेश्चन में लाया नहीं है उसको, बट मैं इसकी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जियो पॉलिटिक्स की आपने बात करी है। किसी भी देश का गवर्नमेंट, किसी भी देश की इंडस्ट्रीज, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीटली रिलाई करता है उस देश की फॉरेन पॉलिसी पे। ट्रू। और फॉरेन पॉलिसी अगर आपकी मजबूत नहीं है तो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी की, बट ये सोचने वाला विषय है कि आप फॉरेन पॉलिसी, आप देश के अंदर हजार आप इनिशिएटिव्स बना लो। मैं एनर्जी ट्रांजिशन से फॉरेन पॉलिसी पे क्यों आया हूँ, आप बात समझना। हमने जो रिसेंटली लॉन्च किया ग्लोबल फोरम ऑन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल सिटीज़, अब जितने भी सस्टेनेबल सिटीज़ के अंदर आप बात कर रहे हैं, मैं यूरोप के कुछ लीडर्स को जानता हूँ, उसमें कुछ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारे मित्र हैं। उनसे हमारी इस विषय में चर्चा हुई। एंड मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने को क्या मिला कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है अभी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। और जो अभी विश्व में जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, पूरी मिडिल ईस्ट आपको इससे प्रभावित हुई है, जी सर, प्रभावित हुई है इससे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इस पे आपको कुछ अच्छा हमें सुनने को मिलेगा और इससे विश्व में कुछ शांति की तरफ हम बढ़ेंगे। बट थिंग इज दैट एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं हम तो, और सस्टेनेबल सिटीज़ की, जी। इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स उन्होंने मुझे बताए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स पे काम हो रहा है, मॉडल्स पे काम हो रहा है। हमने कुछ अच्छे रिसर्चर्स को लगा करके भारत सरकार को प्रस्ताव दिया इस पर, अच्छा, कि आप एक फोरम एस्टैब्लिश करो एंड WLC विल इनवाइट स्मॉल NGOs
ऑर्गेनाइजेशंस जो इस दिशा में काम कर रही है। और एनर्जी के अंदर आप बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जब आपके पास टेक्नोलॉजीज रहेंगी। विदाउट टेक्नोलॉजी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में आप कितना काम कर रहे हो? आप टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी? रिसर्च से। आप रिसर्च पे काम करो, अच्छे रिसर्चर्स को लेकर के आओ, सबसे महत्वपूर्ण है। आप बस अपनी स्ट्रक्चर चलाने के लिए आप लोगों को बैठा करके आप यू कैन क्रिएट प्रोपेगेंडा, बट वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो मैं बहुत समर्थन करता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ जो अभी की गवर्नमेंट है, इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया को जियो पॉलिटिक्स में, इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में एक अलग पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले 12 साल के कार्यकाल में। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब हम किसी और देश के लीडर से सुनते हैं, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जो कैरेबियन कंट्रीज है जिनकी पहचान भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे भी ना कॉमनवेल्थ ऑफ बारबोडाज है, सेंट लूसिया है, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं। अफ्रीका में कंट्रीज है, लेसोथो हो गया, जाम्बिया हो गया, रवांडा हो गया, सीडी लियोनी है एक कंट्री, बहुत प्यारा कंट्री है अफ्रीका के अंदर। मैंने यहाँ के जब लोगों से हमारी जो WLC की टीम है, चैप्टर्स के लीडर से मैं उनसे संवाद कर रहा था, तो मुझे पता चला कि नरेंद्र मोदी जी का कितना इम्पैक्ट है वर्ल्ड मार्केट में। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, कोई भी मिनिस्ट्री है, एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें आप, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें आप, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें आप, टूरिज्म एंड ट्रेड एक्सचेंज की बात करें आप, फिर से बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फॉरेन पॉलिसी आपका क्या है, इस पे कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो जी। बजट हम बना लेंगे, इट इज़ गुड, बजट बना लिया, इससे कितने मिनिस्ट्री को लाभ हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर को फॉरेन पॉलिसी से क्या लाभ हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, फॉरेन पॉलिसी जो है, वर्तमान की फॉरेन पॉलिसी है, उससे क्या लाभ हो रहा है? क्या उससे संसाधन प्राप्त हो रही है? तब तो ये देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रू। ये कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट? सही बात है सर। तो सबसे पहला चीज़ रहता है फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश के लिए, एंड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की बहुत बड़ी रोल होती है, क्योंकि उसके बाद फिर हम किसी विषय में काम कर ले, वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, वुमेन लीडरशिप को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप ग्लोबल बिना गए हुए नेशनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो आप जी। और नेशनल डेवलपमेंट अगर बिना ग्लोबल जाए हुए कर रहे हो तो आपकी बहुत एक सीमित आपके पास रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस भी सीमित है। और अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग भी हो, जो कि हम हो रहे हैं, जो कि अभी हम हो रहे हैं, AI के अंदर हमारे पास आप बताओ एक भी जो है रिसर्च सेंटर हो, एक भी AI पे हम ऐप डेवलप हमने करा है, बताओ आप। सही बात है। चाइना ने डीप सीक लॉन्च कर लिया, जितने भी है, क्लॉड हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, आपको ग्रोक हो गया, सारा US का ही है। हम लोग तो उन्हीं के मॉडल्स को बस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डाटा के मामले में बहुत पीछे हैं जी। डाटा तो हमारा सारा कहीं और जा रहा है और हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है। बिना विदाउट डेटा देश डेवलप कर पाएगा? एकदम। अच्छा सर, जैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप जैसे जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखते हैं, ठीक है, तो अभी ईरान इज़राइल वॉर हुआ और ईरान इज़राइल वॉर में एक चीज़ हमने देखी कि जो मोनोपोली थी, या आप कह सकते हैं कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कमेंट रहेगा? क्या सही में मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने वाला है और जो आपको साउथ वर्ल्ड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, या फिर अभी भी यूनिपोलर ही रहेगा? देखिए, सबसे पहले इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग
पीस एज सुन एज पॉसिबल। ट्रू। सबसे पहला तो सबका बात नुकसान ये है है, इस वॉर में। सबसे पहला तो बात ये है कि आप पीस इस्टेब्लिश करने के लिए कौन इनिशिएटिव ले रहा है, किस देश की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो इस पर मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं। हम्म, दूसरे विषय पे हम आए हम्म, तो हम अगेन पीस WLC जो है पीस इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है। और हमारे कुछ लीडरशिप हैं जो यूरोप से हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा है रिस्पेक्टिव कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट को इस विषय में। और अल्टीमेटली वी वांटेड टू नो, क्योंकि आउटकम कुछ होना नहीं है, इसका कोई आउटकम नहीं होना है। एंड डेवलपमेंट की दिशा में हमें अग्रसर होना है, तो हमें सबसे पहले पीस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। या ओके। तो सर जैसे आपने ग्लोबल वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस के साथ भी काम किया है, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी काम किया है, और आपने लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस के साथ भी काम किया है, तो सबसे बड़ा माइंडसेट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो एक ग्लोबल लेवल का लीडर होता है और एक लोकल लीडर होता है उसमें? देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। जी। और मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी भी होती है और सबका अलग विजन होता है। जी। अब आप इंडिया से अगर कंपेयर करने की बात करोगे तो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। जो इंडिया के जो मिनिस्ट्रीज है या स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, अभी के समय में मैं देख रहा हूँ जिसमें जिसको मैं पर्सनली 2-3 मिनिस्टर्स को जानता हूँ जो कि वेल डिजर्विंग है। एंड वो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इनमें से मैं बात करूं मिनिस्टर ऑफ पावर की। मिनिस्टर ऑफ पावर की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था। ही मेंशन्ड अबाउट क्रिएटिंग इंडिया, न्यू दिल्ली एंड डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्टेट एज इकोनॉमिक हब। उनके विजन से बहुत प्रभावित हुआ। कहीं ना कहीं ये जो फोरम हमने एस्टैब्लिश करने का जो एफर्ट डाला है एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर सस्टेनेबल सिटीज में, इसका कंप्लीटली जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, इट गोज टू मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ओके। एंड हिज लीडरशिप। आपने सवाल किया इंटरनेशनल जो लीडरशिप है और लोकल लीडरशिप, और जो लोकल लीडरशिप है उसमें क्या डिफरेंसेस है। मैं कुछ खराब तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऑल द मिनिस्टर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब। एंड कहीं ना कहीं सब अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करने का और कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं जी। जो भी उनकी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज है। अभी तो एनडीए कोएलिशन में आपको काफ़ी पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो मिनिस्टर्स बने हैं, तो उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं कि अब बस अपने पार्टी को ही नहीं बट जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसमें भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बस बड़ी पार्टियां ही अपना योगदान दे देश के डेवलपमेंट में, मुझे लगता है कि ये काफ़ी नहीं होगा। जो रीजनल पार्टीज हैं उनके भी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स और बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। आंध्र प्रदेश से हैं, बिहार से काफ़ी मिनिस्टर्स हैं, महाराष्ट्र से मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो अलायंस में एनडीए के पार्टनर हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं आगे निकल करके आना पड़ेगा। और आप बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा रोल इंडिया में है और कहीं ना कहीं मिनिस्टर का ही बहुत बड़ा रोल है प्लांट्स को स्टैब्लिश करवाने का और नए नए जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे अवगत कराने का। मुझे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में अगर आपने एक भी टेक्नोलॉजी 2 भी टेक्नोलॉजी से अगर अवगत करा दिया तो मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन होगा आपके कार्यकाल में। दूसरी बात, हर देश के जो लीडर्स हैं दे आर फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट, दे आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट। और
मैं करीब से तो चूंकि यहाँ पर भी देख रहा हूँ और वहां पर भी देख रहा हूँ, करप्शन तो हर जगह पे है। अच्छा। करप्शन की अगर जिक्र करें तो करप्शन हर जगह पे है। जी। बट मुझे लगता है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा हैं। मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर्स को, मैंने सुना है, मैंने बहुत सारे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है एंड ही ज्वाइंड अस 1 year बैक। ही इज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा, ओके। डॉक्टर जोसेफ मस्कट। सो आई वाज सिटिंग विथ हिम। हम लोग कहीं पे जा रहे थे तो कार में साथ में बैठे थे। उन्होंने मुझे एक बात कहा, क्योंकि शुरू से दैट पर्सन, वो व्यक्ति जो है मुझे देख रहा है कि भाई क्या कंसोर्टियम इन्होंने दुनिया के लिए, क्या इनकी विजन है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वर्ल्ड लीडर कंसोर्टियम को ज्वाइन किया था। उसके बाद 6 देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियली हमारे साथ जुड़े हैं। अभी काफ़ी सारे करंट प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स भी हैं। They have also approached the World Leader Consortium to sit and discuss on several proposals related to, trade exchange and cooperations in various sectors. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं आपकी बात को ख़त्म करूंगा इस बात के साथ में कि उन्होंने कहा कि जितना भी विजन बनाए हो ना, जो प्लेटफॉर्म बनाए हो ना, और जो प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया को, जितने मिनिमम स्केल में करोगे और डिलीवर ज़्यादा करोगे, तो फिर आप मार्केट में लीड करोगे। आपको फोरम बनाने की बात आप कर रहे हो, वो भी वर्ल्ड लेवल की। अगर आपको एक प्राइम मिनिस्टर की लॉबी बनानी है, अभी हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था 2025 में हमने पत्र लिखा भारत के प्रधानमंत्री को। अक्टूबर का समय होगा, प्रेस सलाहकार हैं, उनके माध्यम से हमने भेजा था। हमने एक चीज़ का जिक्र किया था उसमें, क्योंकि तभी W50 ग्लोबल समिट हम लोग होस्ट कर रहे थे और W50 के अंदर काफ़ी सारे हेड ऑफ स्टेट की पार्टिसिपेशन थी और WLC कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश हो रहा था। और इंडिया के अंदर जो हमारा विज़न था, जो हमने प्रस्ताव में दिया था भारत के प्रधानमंत्री को, जो हम दुनिया के अंदर हम बोल रहे थे, हम दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को हमने शामिल कर लिया और ये कह करके कि दिल्ली को हम डायलॉग हब बनाएंगे। ओके। और ये मैं प्रधानमंत्री को मैंने पत्र के माध्यम से बताया कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, हमें डायलॉग हब की बात करी और न्यू दिल्ली का जिक्र किया है, तो वो हमारे कंसोर्टियम के अंदर वो दे हैव ज्वाइंड ऑफिशियली। तो आप विकसित भारत की बात करते हैं, आप इकोनॉमिक हब बनाने की बात करते हैं, आप वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप एक मजबूत फोरम एस्टैब्लिश करो, न्यू दिल्ली को डायलॉग हब बनाओ। आप डावोस जाते हो, जिनेवा जाते हो, आप पीपल आर गोइंग टू मुनिच टू अटेंड मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। बड़े बड़े मुख्यमंत्री जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जा रहे हैं जी। मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अजरबैजान की जो सरकार है, अजरबैजान तो हमारे पास में ही है, अजरबैजान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक फोरम को एस्टैब्लिश किया। इसका नाम है बकू फोरम। बकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, ग्लोबल बकू फोरम। और उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया डायलॉग के लिए कि जहाँ पे दुनिया के 100 से ज़्यादा, मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा ही होंगे, 110 के आसपास, क्योंकि मैं तो उन लोगों को जानता हूँ, काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके ही मेंबर हैं। अच्छा। 100 से ज़्यादा प्रधानमंत्रियों का एक एसोसिएशन तैयार करना, ओके, फोरम तैयार करना, फ्रॉम पीस बिल्डिंग टू डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस,
और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये फोरम का इस्तेमाल अजरबैजान गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा। और बकू फोरम अभी वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फैल रहा है, मैं तो बोल सकता हूँ कि काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स उनके मेंबर हैं। तब मैं कहता हूँ कि आप स्पेन की बात कर रहे हो, स्पेन ने बनाया है क्लब द मैड्रिड, एंड आई अप्रिशिएट दैट। क्लब द मैड्रिड दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो प्राइम मिनिस्टर्स का नेटवर्क चला रही है। जी। दिल्ली के अंदर आपको बजट देना पड़ेगा फोरम एस्टैब्लिश करने के लिए, और विकसित भारत की बात बिना डायलॉग हब के आप पूरा नहीं कर सकते हो। आप विश्व गुरु की बात बिना डायलॉग हब बनाए हुए न्यू दिल्ली को आप पूरा नहीं कर सकते हो। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली यू नो चैनल जिसके जरिए जो ग्लोबल लीडर्स देश में आते हैं, और कोई माध्यम नहीं है जिसके जरिए आपके देश में ग्लोबल लीडर्स आएंगे। और ग्लोबल लीडर्स नहीं आएंगे तो आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हो। आपके अंदर, आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, आपके यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती है, आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और कोई माध्यम नहीं है। गवर्नमेंट को फोरम्स को एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। जी, सही बात है। बाकी सर, जैसे आजकल आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पे काम कर रहे हो, और एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया, आपको स्मार्ट सिटीज़ हो गई, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि एनर्जी इकोसिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके, एनर्जी जो क्षेत्र है, जो फील्ड है और जो टर्म है, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए बिना उसके नहीं बैठ बिना सकते उसके हम बैठ नहीं सकते। जी, एकदम सही बात है। बहुत साफ सीधा सरल भाषा में हम समझाएं, जी, बहुत सरल भाषा में। जी, अब आप एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे माध्यम का आप इस्तेमाल करते हो। जी, इसमें रिन्यूएबल भी होता है, नॉन रिन्यूएबल भी है। जी, आपने कहा कि क्या स्कोप है हिंदुस्तान के अंदर। जब हमने बात शुरू करी है, सबसे पहला वाक्य हमने कहा कि बिना एनर्जी के तो कुछ भी संभव ही नहीं, हम यहाँ पे बैठ के बात भी नहीं कर सकते। जी। तो एनर्जी के अंदर आपको, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। और एनर्जी के अंदर जो अभी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में अभी नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कंपनीज, कॉर्पोरेट्स। और आपने सवाल किया ना कि फोरम्स की क्या रोल होती है, या WLC जो प्लेटफॉर्म है क्या रोल प्ले करेगा एनर्जी के अंदर। अभी हम लोग वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजीज को लाने जा रहे हैं। ओके। अब मैं कुछ आगे की रोड मैप आपसे शेयर करूंगा। प्लीज सर, प्लीज। हमने अभी फोरम बनाने के बाद आई अटेंडेड स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, जहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्बेसीज के लोग आए थे, काफ़ी सारे ग्लोबल लीडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में ही वर्ल्ड पेट्रोकोल एंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इसमें भारत सरकार के बहुत सारे लोग थे, कुछ मिनिस्टर्स भी आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मैंने तो कहा, यही बात मैंने वहाँ पे भी कहा, न्यू दिल्ली को डायलॉग हब बनाएंगे। तो बातें सबसे बड़ी क्या है कि हर व्यक्ति इनिशिएट नहीं कर सकता है जी। हर लीडर, हर मिनिस्टर इसमें, या चीफ मिनिस्टर, वो उनके पीछे पूरी तंत्र है जी। उनके पीछे पूरा इकोसिस्टम है। अब आपको उसको समझना पड़ेगा। एक मिनिस्टर जो है वो एक सिस्टम है पूरा, चीफ मिनिस्टर इज सिस्टम, तो आपको उसको समझना पड़ेगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो आपके जैसे लीडर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो आपके जैसे लीडर्स को बुला रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को बुला रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बुला रहे हो, चाहे वो इंडिया के हो या इंटरनेशनल। लेकिन आपको सिस्टम के साथ मर्ज करके फिर चलना होगा। तब मुझे लगता है कि कुछ देश हित में, राष्ट्र हित में भी आपका योगदान होगा। तो एनर्जी सेक्टर में, और
अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हो आप, अर्बन इनोवेशन की जो ये टर्म है ना, अर्बन इनोवेशन, ये बहुत ही बेहतरीन टर्म जो कॉइन हुआ है। और इसी के संदर्भ में अभी अर्बन इनोवेशन, चूंकि मैंने जिक्र किया है, जब नाम मैंने ले लिया हूँ मैं, सो वी टॉक अबाउट मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। सो उन्होंने इसमें 1 लाख करोड़ का बजट भी निर्धारित किया है अच्छा। रिसेंटली। एंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट के कुछ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कुछ परसेंटेज हैं, 60-40 का परसेंटेज है, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दैट। एंड ही मेंशन्ड ओवर देयर टू बिल्ड इकोनॉमिक हब। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है, जो देश के जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको तो आगे आना चाहिए जी। उनको आगे आना चाहिए। इससे बेहतरीन तो अपॉर्चुनिटी आपको और हो ही नहीं सकता। जी सर। गवर्नमेंट आपको बुला रही है, और गवर्नमेंट आपको बजट के साथ बुला रही है, अपने विजन में भागीदारी दे रही है, शामिल करने का आपको मौका दे रही है अपने विजन के अंदर। तो जितने भी जो कॉरपोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो सोलर के अंदर काम कर रहे हैं, थर्मल के अंदर है, हाइड्रोजन के अंदर है, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा गवर्नमेंट के विजन के साथ में। जी। न्यूक्लियर एनर्जी है, इन सबको इकट्ठा गवर्नमेंट के विजन के साथ आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप बोलते हो स्टार्टअप फेल हो जाती है, क्योंकि आपने एनर्जी सेक्टर का जिक्र किया, तो इसमें भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए आइडियाज पे काम हो रही है, नए नए लीडर्स बन रहे हैं, नए नए स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं। मैं मिलता हूँ सबसे, उनका सबसे बड़ा ये कहना है, उनको दिख नहीं रहा है वो चीज़, उनको चीज़ दिख नहीं रही है। गवर्नमेंट तो बुला रहा है, गवर्नमेंट इज टेलिंग कि भाई हमारे पास ये संसाधन है, आप इसको यूटिलाइज करो। गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती है, सही बात। गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्टली पैसा खर्च नहीं कर सकती, वो एलोकेट कर सकते हैं। यस, गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, उसको तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है ही। तो इतने अच्छे अच्छे जो इनोवेशंस हैं, आइडिया, उनको तो एक फोरम, WLC का रोल तो यही सबसे बड़ा रोल है कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आपके माध्यम से भी हम इनवाइट करते हैं। जी। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म को हम इनवाइट कर रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, छोटे शहरों में काम कर रहे हैं, या बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी 50 साल पुरानी है, उनका भी योगदान है छोटी छोटी संस्थाओं को नर्चर करके गवर्नमेंट के साथ बैठाने का। और WLC एक माध्यम बन के तैयार है आपके लिए। एनर्जी सेक्टर के अंदर हम लोग जो फ्यूचर देखते हैं इंडिया का, और एनर्जी के माध्यम से ही हमने दिल्ली को डायलॉग हब बनाने का प्रस्ताव दिया। ओके। और एनर्जी के माध्यम से ही, अर्बन इनोवेशन के माध्यम से ही आप सस्टेनेबल सिटीज टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार स्मार्ट सिटी बोलती है, हम ग्लोबली इसको सस्टेनेबल सिटीज कहते हैं। भारत सरकार ने उसको अपना इनिशिएटिव बनाया जो कि स्मार्ट सिटीज था, और उसको हम, चूंकि वो उनकी इनिशिएटिव है तो चूंकि हम नहीं लिख सकते हैं, और चूंकि उनकी कॉपीराइट है, बट एनर्जी सेक्टर के अंदर हम लोग अभी वर्ल्ड लीडर्स को दिल्ली लाने जा रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजीज है, इसमें आपके इन्वेस्टर्स हैं। माननीय मंत्री ने 1 लाख करोड़ का के इन्वेस्टमेंट का बात किया। WLC भी इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट लाने का क्षमता रखती है। अगर चीज़ें सही डायरेक्शन में और अच्छे से कोलैबोरेट करके अगर हम लोग डिलीवर करें ग्राउंड पे, तो WLC भी इतना ही इन्वेस्टमेंट लाने का क्षमता रखती है। और बहुत सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें निवेश करने को तैयार हैं। ओके। बट द थिंग इज दैट जब तक हम एक इकोसिस्टम नहीं बना लेते हैं ग्राउंड पे, उसके बिना फिर हम, क्योंकि इसको उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना उचित नहीं होगा। तो एक इकोसिस्टम बनाना बहुत महत्वपूर्ण है हमें, और भारत सरकार के साथ मिल करके और भी जितने भी चैम्बर्स हैं, फोरम्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बहुत सारे चैम्बर्स हैं, NGOs हैं, बहुत सारे अच्छे फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं इंडिया में, उनके साथ मिल करके हमें तमाम इंडस्ट्रीज को के साथ समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके,
और भारत सरकार को फिर हमें डायरेक्शन देने का काम करना पड़ेगा, और भारत सरकार के डायरेक्शन से फिर हमें इन्वेस्टमेंट लाने पे काम करना। सर जैसे अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लाइफ में ना, क्योंकि आपने अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे हैं, और एक फाउंडर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों से होती है। आपको हर दिन वो हारता है, हर दिन वो हारता है, और उसके आसपास कोई ऐसे भी इंसान नहीं होता जो उसको मोटिवेट कर पाए। तो वैसे जो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अभी अपनी स्ट्रगलिंग फेज में है, अपने हसल में है, क्योंकि आपने तो अचीव कर लिया है, वो स्ट्रगल फेज आपने ओवरकम कर लिया, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि क्या करूँ ताकि वो जो हसलिंग फेज है, जो स्ट्रगल फेज है, वो थोड़ा आसान हो जाए उनके लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि स्ट्रगलिंग फेज किसी के लाइफ में नहीं होता। ओके। अगर आप शब्द इस्तेमाल करेंगे स्ट्रगल, तो इसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव टर्म नहीं होता है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये आप जो सवाल आपने किया है, ये बहुत बड़े एक आबादी के बिहाफ पे किया है। जी। बहुत बड़ा आबादी जो है तबका है। बट जब हम दुनिया देखते हैं और जब हम एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, हम्म, तब मुझे लगता है कि ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। अगर एजुकेशन एक व्यक्ति को हम दे दें, हम्म, इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, इंस्टेड ऑफ गिविंग कुछ उसको कपड़ा, खाना, उसको अगर हम एजुकेशन दे दें, तो ये ऐसा हथियार है जो किसी भी मनुष्य को कहीं भी पहुंचा सकता है। ओके। और जो आपने बात करी है स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल हमारे लिए, स्ट्रगल सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मैं फिर से शुरू में आता हूँ कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। कि वो एक आपको इन्वायरमेंट दे देती है। इन्वायरमेंट जो मिलता है आपको, जो आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं, वो घर से होता है। जी। अभी आपने एनर्जी का जिक्र किया, हमने अभी एनर्जी को और फेमी को एक साथ इकट्ठा कर दिया। पहला जो एनर्जी होता है, जो संसार में इसके अलावा कुछ होता नहीं है। दूसरा, हमने फेमी को भी एक साथ इकट्ठा कर दिया। अब एनर्जी और फेमी के बाद दुनिया में और कुछ नहीं जो रह जाता है, जो बचे। और फेमी का रोल इसलिए भी बड़ा है, आपके घर में माँ होती हैं, आप देखो कि आपके जीवन में क्या उनका रोल है। आप कहीं भी बैठ करके और कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतने सुकून से, आपको जो भी तालीम हासिल हुआ है, जो भी शोहरत हासिल हुआ है, या जो भी ज्ञान हासिल हुआ है, या जो भी आपको रिसोर्सेज मिले होंगे, उस आदमी का देखो क्या योगदान है। उस आदमी की आप स्ट्रगल अपनी बात कर रहे हो, उस आदमी का कंट्रीब्यूशन देखो आप, और जब वो देखते हो आप, तो फिर अपनी स्ट्रगल की बात, मैं वही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल खुद की नहीं होती। आपको, आप अपने लिए एक बात करोगे, अपने लिए अपनी परेशानियों की बात करोगे, अपने टफ टाइम्स की बात करोगे, अपने जिंदगी में प्रॉब्लम्स की बात करोगे। आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है इस संसार के अंदर, एक कीड़े मकोड़े के बराबर हो आप। जी। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको लोग पहचाने, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्टाइल भी बेहतर हो बाकी दुनिया के हिसाब से, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 1000, 2000, 5000, 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी लोग की तरह आपकी जीवन भी थोड़ी सी लाइवली, जो आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो, उसके लिए भी आपको सबसे पहला चीज क्या है कि आपको लोगों के लिए, जो आपके साथ के लोग हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, आपका परिवार होगा, चाहे कितनी भी कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, आपको कंस्ट्रक्टिव बन करके उनके लिए अच्छा सोचना और उनको आगे बढ़ाने में योगदान देना होगा। आपकी ग्रोथ उसी में सबसे बड़ी है। ओके। और फैमिली का अगर सपोर्ट रहता है तो हमेशा जितनी भी मुसीबत के वक्त होते हैं वो अपने आप ही कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा योगदान परिवार का है। आपको, आप किसी व्यक्ति के लाइफ में माता पिता का योगदान सबसे बड़ा होता है, उसके परिवार का, उसके अगर बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, जी। बहन है, बहन का भी योगदान है। और मुझे लगता है कि बाहर में तो हम बाद में सीखते हैं, घर में क्या व्यवहार कर रहे हैं आप। दुनिया के अंदर, अभी किसी ने जिक्र किया थोड़ी देर पहले ही, दुनिया के अंदर लोगों की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है जो व्यक्ति खुद डाइवोर्स्ड है। जी। तो फिर ऐसा नहीं चलता सर, जी। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हम, मेरा जो फैमिली है, उनसे मेरा कैसा संबंध है, उनसे मेरी कैसी कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन
रिस्पेक्टफुल और मेरे प्रति डेडिकेटेड सम्मान के पूर्वक है कि नहीं है। घर में मैं लोगों से झगड़ूं, घर में मैं लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करूं और बाहर में आकर के मैं आपके सामने बातें करूं, हाउ टू बिल्ड a strong relationship with your family, with your friends, ऐसे नहीं चलता सर। जी सर, ये कंप्लीट बेईमानी है। सही बात। जी। तो सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं मेरे पास, पर आज थोड़ा सा वक्त हमें ज़्यादा हो गया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे पॉडकास्ट में दोबारा आएँ, ताकि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सर वो हम आपके साथ पूरा कर पाएँ। डेफिनेटली। इसके साथ सर हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को बताएं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस हमारे पॉडकास्ट में फाउंडर बास में। एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अनुभव जो होता है संस्था से ज़्यादा व्यक्ति का होता है जिससे आप जुड़े होते हो, और जो व्यक्ति संस्था चलाने वाला होता है वो उसकी जो पर्सनालिटी वो मैटर करती है। तो आपका जो सरफराज भाई जो पर्सनालिटी है और आपकी जो विजन है एक इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स को स्ट्रेंथन करने का, पॉडकास्ट के जरिए ही नहीं बल्कि उनको अलग अलग लेवल्स पे फ्रॉम स्क्रैच टू बिकमिंग स्टार्टअप अ बिजनेस, जीरो से लेकर के 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ और सारे कोलाबोरेशंस के एक इकोसिस्टम डेवलप करने का जो आपका थॉट है, मुझे लगता है कि ये बड़ा होता है। संस्था इससे बड़ी होती है जो फाउंडर के थॉट से ना लीडरशिप बड़ी बन जाती है, आपके लोग बड़े बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लीडर होता है उसकी जो थॉट है वो बड़ी है। जी सर, ये तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए आप लोग बने रहें, और हम डॉक्टर रजत श्रीवास्तव सर को ज़रूर वापस से लेके आएंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे उनके साथ डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।